Hello everyone, this is Chandni and welcome back to my channel Science Anywhere. So फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, 2024 आप देख सकते हो। 2024 का ये पेपर है हमारे सामने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आपको एक बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक मैंने आपको बताई थी नेचुरल साइंस के लिए। तो उसी का ये पार्ट वन है, मतलब पार्ट वन इन द सेंस कि आपका ये पहला पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसमें से 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक हरात्मक दोलक के लिए पी संवेग और एक्स विस्थापन के बीच का आलेख क्या होगा। ठीक है, तो आलेख जो होगा एक एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 400 मीटर ऊंचे एक टावर के समलंब ऊपर की ओर 80 मीटर पर सेकेंड गति से एक गोली दागी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, देखते हैं बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 400 मीटर ऊंचे टावर से समलंब ऊपर की ओर 80 मीटर पर सेकेंड गति से एक गोली दागी जाती है। यदि जी को 10 मीटर पर सेकेंड लिया जाए, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा है, तो उस गोली को टावर के तल तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो समय यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्पीड हमें पता है 80 मीटर पर सेकेंड है, हाइट पता है 400 मीटर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अगर गोली को फायर ऊपर की तरफ किया जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो हमारा है वो क्या है। हाइट का जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमें दिया है। स्पीड कितना है बुलेट का 80, तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आप देख लीजिए। उसके बाद एच हमारा आता है 320 मीटर। टी टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट, उस पॉइंट पर पहुंचने में जो समय लग रहा है उसका हम टी अगर निकालेंगे तो टी हमारा क्या होता है यू अपॉन जी। तो u कितना है 80 और g कितना है 10, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल हाइट पहले निकालेंगे। टोटल हाइट कवर्ड बाय अ बुलेट 320 हमारा है प्लस 400, तो कितना हो गया 700। ठीक है ना, क्योंकि 320 हमने फाइंड किया और 400 ऑलरेडी दिया, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई 720 मीटर। तो टाइम टेकन बाय बुलेट टू रीच द ग्राउंड, पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 इंटू 2/10। तो ये हमारा हो गया 12 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया, और टाइम हमने एक टाइम निकाला था 8 सेकेंड, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम जो लगा हमें पहुंचने में ग्राउंड पर, तो हो जाएगा 20 सेकेंड। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कोफिशिएंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तापमान बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का गुणांक क्या होगा। थर्मिस्टर के लिए कम होता है। ठीक है, तो रेंगने वाले अर्धचालक के लिए बढ़ता है, टंगस्टन वायर के लिए कम होता है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शुद्ध अर्धचालक के लिए या तो कम बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है, डिक्रीज फॉर अ थर्मिस्टर। ठीक है, कम होता है थर्मिस्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटॉन के पी और न्यूट्रॉन के एन के से जो हमारा है केंद्र बलों की शक्ति का क्रम क्या है। ठीक है, केंद्र बलों की शक्ति का क्रम, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन तो दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपने पढ़ा होगा, देखिए दिया है न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपको पता हुआ कि एटम्स, ठीक है, न्यूक्लियस का जो एटम होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे जो फोर्स लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा न्यूक्लियॉन्स जो होता है, न्यूक्लियॉन्स वो न्यूक्लियस में अटैच्ड होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस में लग रहा है वही इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स दैट एक्ट व्हेन न्यूक्लियस आर एट अ डिस्टेंस इन द रेंज ऑफ। इसका जो एक रेंज होता है, इस रेंज में अगर होगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे एक्टिव होता है। शॉर्ट रेंज का एक फोर्स है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्ट करता है। 1 फर्मी होगा, जिसकी जो रेंज होती है 1 फर्मी।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस किस डिस्टेंस पे एक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो 1 फर्मी की वैल्यू अगर मीटर में निकालें तो 10 टू द पावर -15 मीटर होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन 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 जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 3 कंडीशन में एक्ट करता है। पहला तो कंडीशन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और थर्ड कंडीशन होगी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, ठीक है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की। तो ये 3 ही कंडीशन होती है न्यूक्लियर फोर्स जहाँ पे एक्ट करता है। द फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इज इट का ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्जेस। जो फोर्स देखो यहाँ पे क्या दिया कि जो फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवरकम, इसमें मतलब ओवरकम होने के लिए यहाँ पे फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन आप जाते हो, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो एक दूसरे को रिपेल करता है बिटवीन द प्रोटॉन और प्रोटॉन जैसे चार्जेस के लिए, ठीक है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन चार्जेस होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज द सेम बिटवीन एनी ऑफ द टू न्यूक्लियस। जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का वो सेम होता है किनके बीच में, टू न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रेंथ इज, क्या होगा, पहले हमारा जो ऑर्डर होगा वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का होगा, उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन का होगा, लास्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ, ये डिसिमिलर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्वेश्चन ये आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन का एक किरण और हीलियम नाभिक किरणों का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य एक जैसा है तब वे रखते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल्स को भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रोटॉन का एक किरण और हीलियम नाभिक किरणों का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य एक जैसा है तब वे क्या रखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात, के ई रेशियो 2/के ई अनुपात, ठीक है, मोमेंटा रेशियो, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा, इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इसका होता है वेग अनुपात, ठीक है। अ बीम ऑफ प्रोटॉन एंड बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई हैव आइडेंटिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन दे हैव, क्या होता है इनके पास, वेलोसिटी रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, द क्या है, परमाणु की प्रति चुंबकीयता इस कारण उत्पन्न होती है, द डायमैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम अराइज ड्यू टू, किसके कारण परमाणु की प्रति चुंबकीयता इस कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति, नाभिक के प्रोटॉनों की गति, परमाणु का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द डायमैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्बिटल टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ड्यू टू किसके कारण होती है, ऑर्बिटल मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कक्षीय गति के कारण होता है। द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द ऑर्बिटल, the orbital motion of the electron in an atom in such a way generate a magnetic field that oppose the external field. This is referred to as a diamagnetism. तो डायमैग्नेटिज्म आपको पता होना चाहिए कि कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति मतलब ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दिया है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स जो होता है प्रेजेंस होता है, ठीक, तो जो इसके ऑर्बिटल पे जो अफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऑर्बिटल मोशन जो होता है जब उस समय में एटम में इस तरह से जनरेट होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपोज करता है एक्सटर्नल फील्ड को।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण प्रतिचुंबकीयता उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि द पार्टिकल दैट मेक अप लैटिस ऑफ द वेंडर वॉल क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, ये क्लास 11th में है। ठीक है, वंडर वॉल क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आयनिक यहाँ पे एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट चैप्टर का है 11th का, केमिस्ट्री। एंड कोवेलेंट क्रिस्टल आर रिस्पेक्टिवली, जिन कणों से वंडर वॉल का क्रिस्टलीय आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल की जालक बनती है, वे क्रमशः होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, जब मॉलिक्यूल मेकअप द लैटिस ऑफ वंडर वॉल क्रिस्टल, इसमें क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटम्स इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, परमाणु इलेक्ट्रॉन या अणु आयन परमाणु, परमाणु आयन अणु, अणु इलेक्ट्रॉन परमाणु। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूल, आयन एंड एटम। ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूल, अणु, आयन और परमाणु। मॉलिक्यूल्स मेकअप द लैटिस ऑफ वैन डर वाल, आयन्स मेकअप द लैटिस ऑफ आयनिक क्रिस्टल। जो आयन्स होते हैं वो क्या मेकअप करते हैं, आयनिक क्रिस्टल के लैटिस को। एटम्स मेकअप द लैटिस ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टल, और जो एटम होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल के लैटिस। ठीक है, सो द पार्टिकल्स दैट मेकअप द लैटिस ऑफ द वंडर वॉल क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल आर रिस्पेक्टिवली, और आयनिक क्रिस्टल और कोवैलेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन्स एंड एटम। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, आयन्स और एटम होते हैं। तो इसका नंबर जो आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, परमाणु के एक्स किरण फोटोन लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन उत्सर्जित करने की ऊर्जा और उसके दृश्य 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की उत्सर्जित करने की ऊर्जा की तुलना कीजिए। जो आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो 11th-12th के क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं। केमिस्ट्री जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख रही हूँ वो 11th-12th का लेवल का है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो इसका आंसर होगा वो बी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 5000:1। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हो है, आप देख लीजिए। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का आंसर हो गया बी। एट के बाद क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 14 दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। एक सेकेंड, कुछ हमारे क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ है। 9 देखिए क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव या माइक्रोवेव। तो आप बता सकते हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है। तो इसमें से आप देखते हो जो साउंड वेव होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। तो अ वेव, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, अ वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम या फील्ड दैट प्रोपोगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। Light waves, radio waves and microwave are part of electromagnetic waves with the difference in their energy distribution, while sound wave is a mechanical wave। तो sound wave कैसे जनरेट होता है, एक मैकेनिक, कोई भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं मैकेनिक, ठीक है,
तो उसके थ्रू ये जनरेट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। जबकि लाइट वेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम वाली उत्तेजक लाइन के लिए उपादान की स्टोक्स रामन लाइफ 5100 एंगस्ट्रॉम पर पतन होती है। उसी उपादान के लिए लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम वाली उत्तेजक लाइन के प्रति स्टोक्स लाइन का पतन इस तरंगदैर्ध्य के बराबर करीब होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ आप इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और इसका आंसर है 3940 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला आएगा हमें तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। तो ऊर्जा परिवर्तक वह साधन है जो इसे परिवर्तित करता है। तो ट्रांसड्यूसर डिवाइस क्या है, जो क्या करता है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो किसी एक प्रकार के संकेत को दूसरे प्रकार के संकेत में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सिग्नल इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सिग्नल इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, थर्मामीटर हो गया एंड एलईडी हो गया। ठीक है, तो ये सब ट्रांसड्यूसर हैं। तो आपके जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन इज इक्वल टू द escape velocity from the earth surface is closest to। जिस तापमान पर नाइट्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल गति पृथ्वी के पृष्ठ से उन्मुक्त वेग जितनी होती है वह लगभग होता है, कितना होता है। तो आपको यहाँ पे निकालना होगा वेलोसिटी। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल escape वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो भी गिवन है, यहाँ पे कुछ भी गिवन आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका N2 मॉलिक्यूल इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो 1100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पे फाइंड करना होगा। ये सब क्लास 11th का है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। इसका आंसर आपको दिया हुआ है C 10⁵ केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया हुआ है मोलर मास फाइंड करने के लिए, फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के आपको मास फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद टी आपको निकालना है। ये सब फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूला पुट करके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, एक सतह का कार्य फलन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन ऊर्जा 3.00 EV और 4.00 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विकिरण के अंतर्गत उसकी सतह से उत्सर्जित तीव्रतम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो आप यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, वर्क फंक्शन 2 EV, इंसिडेंट रेडिएशन कितना है 3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेकेंड फोटोन इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे टोटल मैक्स निकालेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी का, तो इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे ये सब हम अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे रेशियो हो जाता है कितना 3:8। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो 14 क्या दिया है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू आर द सेम एज दोज ऑफ द एप्सिलॉन नॉट म्यू का परिणाम। ठीक है, इसके परिणाम की जितना ही होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, c स्पीड ऑफ लाइट है। बस आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके परिणाम के जितना ही होता है क्या, वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है।
वैतीकरण परीक्षण में 25:4 अनुपात की प्रबलता के दो संगत स्रोतों का उपयोग किया गया है। वैतीकरण पैटर्न में महत्तम और न्यूनतम प्रबलता का अनुपात पता कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला सारा पुट किया गया है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ए हमारा 49:9, 49:9 आंसर है इसका। तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रयोगशाला में 0.9 गति से चलने वाले एक तत्वीय कण का अर्ध आयु 5.10⁻⁻8 सेकेंड मापा गया। उसका वास्तविक अर्ध आयु होगा, कितना होगा अर्ध आयु, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एलिमेंट यहाँ पे देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। टी हमें फाइंड करना है, तो आप टी फॉर्मूला लगा दीजिए, T0/√1 - v/c का होल स्क्वायर। स्पीड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल 0.9 कूलम्ब, 0.9 × 3 10⁻⁸। तो ये सारी चीज़ें, हाफ लाइफ हमें पूछा है ना पार्टिकल का, मेजर इन द लेबोरेटरी, इतना दिया हुआ है। तो जो गिवन है और फॉर्मूला पुट करके ये सारा निकालने के बाद हमारा करेक्ट आंसर आता है कितना, 1.15 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी सही आंसर नहीं दिया है, आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, एक जालक फलक घनीय लैटिस से संबंध रखता है। जालक का आकार 1 सेंटीमीटर एवं एकक सेल की विमा कितनी नैनोमीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 नैनोमीटर है। तब 10⁻21 इकाई वाले जालक के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। यहाँ पे आप देखिए क्रिस्टल की साइज़ कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ यूनिट सेल 1 नैनोमीटर। तो यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 नैनोमीटर, तो 10⁻21। तो फॉर फेस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 4, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, आंसर नंबर बी। तो यहाँ पे बी इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक परिपथ जिसका प्रतिरोध R समानांतर क्रम में लगे L एवं C श्रेणी क्रम से जुड़ा है, 1/2π√LC आवृत्ति के स्रोतों द्वारा संचालित है। परिपथ द्वारा उत्पन्न बाधा क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्योरली ओमिक एंड वेरी लार्ज, पूर्णतः ओमिक और बहुत बड़ी, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं इसका डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 आदान इनपुट लॉजिक गेट की सत्य सारणी इस प्रकार है। तो सत्य सारणी देखने के लिए आप देखिए क्या होगा इसका, एक सेकेंड, देखिए इसमें इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहा है जो कि होगा हमारा करेक्ट, ठीक है। NAND गेट, यही होगा आंसर हमारा। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, गेट इज फॉर्म बाय द, ठीक है, नॉट गेट द आउटपुट नीड फ्रॉम AND गेट इज सिंपली रिवर्स्ड। AB आउटपुट, कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उसको आउटपुट इनपुट हम लोग करके हमारा आंसर क्या रहा है, NAND गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट इन द क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज NAND गेट, ठीक है। तो ये NAND हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 20 पे चलते हैं। 20 हमारा क्वेश्चन क्या है, जब ZFET को उसके पराकाष्ठा पिच ऑफ वोल्टेज पर चलाया जाता है, तब निकास करंट क्या होगा, इसका निकास करंट क्या होगा, बिकम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन
जेफिटी इज ऑपरेटेड एबव द पिच ऑफ वोल्टेज, द ड्रेन करेंट क्या हो जाएगी उसकी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण समग्र ऊष्मा इंथैल्पी 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल है। स्तर n=1 से स्तर n=2 तक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए लगने वाली ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे शो हो रहा है कितना, 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, उस पर दाब अभिक्रिया विधि के लिए NO 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, उस पर दाब बढ़ाकर आयतन का मूल्य एकाक आधा कर दिया गया। यदि O2 के लिए अभिक्रिया पहले श्रेणी की और NO के लिए दूसरी श्रेणी की है तो अभिक्रिया का दर क्या होगा, ठीक है, रेट निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख लो, यहाँ इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन। आप देख लो रिएक्शन फिर रेट, ये सब क्वेश्चन ये क्लास 11-12 का है सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रेट आप फाइंड कर लोगे, तो रेट आ गया 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, उसके आरंभिक मूल्य से 8 गुना अधिक होगा, उसके आरंभिक मूल्य से 8 गुना अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। एक आयनिक यौगिक में तत्व Y के परमाणु घनीय बंध संरचना बनाते हैं। X मूल तत्व वाले परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में जगह लेते हैं। यौगिक का सूत्र होगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन यहाँ पे है। फॉर अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, ये भी क्लास 11 में है। सिस्टम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम n=4, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, तो 8 हो गया। फॉर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा y4, तो वाइट्स निकालेंगे 2/3 इंटू 8 16 ये सब देख के यहाँ पे आ जा रहा है फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्म करने के लेवल में बताया जाता है। तो x4y3, तो x4y3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है, देखा होगा, ये भी हमारा 11th क्लास में है। द साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। तो संकृत कक्षीय से sp3 संकृत कक्षीय के कार्बन का आकार छोटा होता है। इसमें से हमें गलत बताना है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। P character increase the size of the hybrid orbital increase, so the increase order of the size of hybrid orbital is sp। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp1 sp2 sp3, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के, वो sp sp2 sp3, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे दिया है कि जो sp3 की जो साइज होती है कार्बन की, वो स्मॉलर होती है, तो जबकि sp3 का सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑर्डर। कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता के संदर्भ में, ठीक है, कंसीडर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है, उसके ऑर्डर को फाइंड करना है, राइट ऑर्डर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन एज सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो सेकेंड पहले हो जाएगा, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट आ जाता है। तो ये हमारा ऑर्डर है। द ग्रुप ऑफ अटैच टू बेंजीन आइदर फर्स्ट, या ये आपका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है,
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, ये भी आपको 11th क्लास में मिलेगा, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स आपका जो है इसमें पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में, वो आपको बताना है। तो आप इसमें देख लीजिए चारों ऑप्शन। उसके बाद करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बी। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस CH, जहाँ ये डॉट लगा है जिसके ऊपर वो फ्री रेडिकल है। ठीक है ना, फिर CH3 होल ट्वाइस C, तो यहाँ पे जो सबसे जो है लास्ट वाला, ये क्या है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा है इसका स्टेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या दिया है, अ मेटल एम फॉर्म क्लोराइड्स in its +2 and +4 oxidation state, which of the following statement about these chlorides are correct? तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि अकॉर्डिंग द फजान्स रूल, आपने पढ़ा होगा, ये भी 11th में है। द कंपाउंड हैविंग सेंट्रल एटम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन क्लास 11th, इट इज़ शोइंग हियर। ठीक है ना, तो आप जान रहे हो क्लास 11th का बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे 11th से है। तो आप अगर 11th की बुक जो है, ठीक है, केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 11th क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है, और यहाँ पे फजान्स रूल जो दिया है, फजान्स रूल, द कंपाउंड हैविंग सेंट्रल एटम विथ हाई चेंज चार्ज डेंसिटी बिकम्स मोर कोवेलेंट दैन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल एटम विद द लेज़र चार्ज डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू, आप जानते हो जो फजान्स रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत फेमस रूल है। ठीक है, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो जिस कंपाउंड के पास जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके पास हायर चार्ज डेंसिटी है, तो वो मोर कोवेलेंट हो जाते हैं। देन कंपैरिजन अगर करें, जो कंपाउंड है उनके पास अगर सेंट्रल एटम है और वो लेज़र चार्ज डेंसिटी उनके पास है, ठीक है, उनके पास क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो MCl4 को यहाँ पे आप देख लो, इसको करोगे तो M4 और 4Cl निकल जाएगा, इसको आप बैलेंस कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद MCl2 को करो तो M2 और 2Cl यहाँ निकल जाएगा। तो MCl4 इज़ अ मोर कोवेलेंट देन द MCl2 इन नेचर, दैट इज MCl2 इज़ मोर आयनिक नेचर। ठीक है, तो ये ज़्यादा आयनिक हो गया। एज वी नो आयनिक कंपाउंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। देन कोवेलेंट कंपाउंड, हेंस स्टेटमेंट डी इज़ करेक्ट। तो MCl2 इज हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन MCl4। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बोथ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसीज इंक्रीजेज, निम्न में से किस रूपांतरण में स्पेसीज का बंध क्रम और चुंबकीय विशेषताएं दोनों अधिक होती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है NO और NO+। तो ये भी डिस्क्रिप्शन, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब 11th का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रही हूँ। बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पे हम लोग फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे है, ये सब जितना भी दिया सब क्लास 11th का है। तो आई होप हमें क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा क्लास 11th की बुक अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयन ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो इसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं, सभी में समान नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं, कौन सा अणु, कौन सा आयन ऐसा है जिसमें सारे बंध सारे समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे SF4 दिखा रहा है। SF4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, अंडरगोज sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा होगा 11th में पढ़ाया जाता है। तो ये आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत। इट हैज़ वन लोन पेयर, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक फॉस्फोरस यहाँ 2 3 और 4, क्योंकि SF4 है तो 4 ये हो गया, 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, और आप देखिए, विच रिजल्ट इन सीसॉ ज्योमेट्री, आउट ऑफ 4 बॉन्ड पेयर ऑफ 2 आर एक्सियल एंड 2 आर इक्वेटोरियल,
हेंस इन SF ऑल बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। तो सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो BF4 है, SiF4 है, CF4 है, ये सारे इसमें सेम होते हैं, बट SF4 में सेम नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा SF4, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है 30, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आप, निम्न में से सही का चयन कीजिए, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। अणु के पहला ऑप्शन है, अणु के अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड दिया है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय प्रमात्रा क्वांटम संख्या मूल्य m=0 है तो S कक्षा होता है। ये भी क्लास 11th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ O3 आर सेम। क्वेश्चन नंबर सी है ये, सॉरी ऑप्शन नंबर सी और डी में CiF3 इज़ ए नॉन पोलर प्लेन मॉलिक्यूल। तो आप देख लीजिए सारे ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू m0 देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, इट गोज टू फ्रॉम -L2। ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक पढ़ डालिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन 11th से हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। IPSC नॉमेनक्लेचर ये भी पढ़ाया जाता है आपको 11th क्लास में, ठीक है ना। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज। IUPAC प्रतिनियमावली के कार्बनिक यौगिक के क्रियाशील समूह की अग्रता का सही घटता क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इसके ऑप्शन जो है वो बी सही है, COOH, SO3H, CONS2 और CHO ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये आप लेवल दे सकते हो कि क्या कितना अच्छा लेवल है DSSP का। 32 जो है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, एक दुर्बल अम्ल HA का pK का मान 4.8, एक दुर्बल क्षार BOH का pKb का मान 4.78 है। तो सापेक्ष लवण BA के जलीय विलयन का pH का मान पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा। इस सॉल्यूशन को देखिए, फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा 7.01। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द कॉम्प्लेक्स पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो सी, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल स्पिन कॉम्प्लेक्स, वह अचुंबकीय फलकीय निम्न चुंबकीय कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इट इज़ अबाउट द पोटेशियम फेरिसाइनाइड के लिए है। 33 के बाद आते हैं हम लोग 34 पे। 34 क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ABCD आर 5, 0.5, 0.01, 0.10 and 0.0 respectively. The correct order of the protective power is। संरक्षक कोलाइड ABCD की स्वर्ण संख्या क्रम से इतनी दी हुई है, तो उनके संरक्षक शक्ति का सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ACBD, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड ABC इतने हैं, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्टिव पावर इज इतना। सो आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से किस आयोजन में क्रम को उसके सामने लिखी गई विशेषता का सख्ती से पालन नहीं किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटेन अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
तो प्रबल अंतरक अणु आकर्षण बल रखने वाला बहुलक है, तो कौन सा बहुलक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 6। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बनिक यौगिक C3H6O24 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ अवक्षेपण नहीं हो देता है, तो सोडियम धातु की प्रतिक्रिया नहीं करता, वह यौगिक हो सकता है, तो वह यौगिक कौन सा होगा? वह कंपाउंड कौन सा होगा? C2CHOCH3। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड आइदर इन कीटो या इनॉलिक फॉर्म, गिमेट रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन एंड सोडियम मेटल। दिस इज द डिस्क्रिप्शन यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या दिया गया है? ए अकार्बनिक लवण तनु H2SO4 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। एसिटिक अम्ल के मौजूदगी में पोटेशियम क्रोमेट के साथ पीला अवक्षेप और तनु HCl में स्पष्ट विलयन देता है। यौगिक ए हो सकता है, क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? सी यहाँ पे दिया है, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको दिया भी है। ये आपका जो है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 10th की बुक में। ठीक है, ये 10th का है। When BaCl2 react with dilute H2SO4 it gives a white PPT of BaSO4। जब BaCl2 को H2SO4 से आप रिएक्ट करोगे ना, तो क्या बनेगा? BaSO4 का वाइट PPT बनता है और HCl निकलता है। तो BaCl2 react with the potassium chromate and presence of acidic acid as follow। ठीक है, तो there is no visible chemical reaction between BaCl2 and dilute HCl, hence clear solution appear होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का यहाँ पे प्रेसिपिटेट पूछा है, तो प्रेसिपिटेट हमें किसका मिल रहा है? बेरियम क्लोराइड का। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए। 39 क्या दिया हुआ है? 1000 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघट्य एल्युमिनियम धातु को पाया जा सकता है। कैथोडियम अभिक्रिया इतना जो रिएक्शन है, यदि 1 फेराड यह 96,500 कूलाम पर मोल है, तो 5.12 किलोग्राम एल्युमिनियम बनाने के लिए लगने वाली विद्युत है। कितनी विद्युत है? तो इसका आप डिस्क्रिप्शन देखिए, ये है, और इसका आंसर है 5.48 10⁻7 कूलाम। ठीक है, तो 5.48 कहाँ पे है? 5.48 किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माना है ऑप्शन नंबर बी को, ये सही माना है। ठीक है, नियर अबाउट यही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। 40 क्या है? इन अ सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन Zn + 2Z Zn फिर Z2, ये आपको रिएक्शन करोगे तो आपको ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको जो इस सेल प्रतिक्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। ई को बढ़ाकर संतुलन को दाहिनी ओर स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो 40 नंबर हो गया। 41 पे देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा लिपिड प्लाज्मा झिल्ली में नहीं पाया था? ये बायो का क्वेश्चन मिला अभी केमिस्ट्री का उतने क्वेश्चन मुझे लगे केमिस्ट्री के ज़्यादा हैं, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स का मिला था। 41 से हमें बायो का पहला क्वेश्चन मिला यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा लिपिड प्लाज्मा झिल्ली में नहीं पाता है? ठीक है, विच वन एमंग द फॉलोइंग लिपिड इज़ नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? यहाँ पे दिया है ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल, फाइटेनिक एसिड, स्फिग्नोलिपिड्स और फास्फोग्लिसरॉड्स। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सी दिया है फास्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड इन द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्फिग्नोलिपिड्स आर फाउंड इन नर्व सेल। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो स्फिग्नोलिपिड्स हुआ, क्योंकि ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन जो स्फिग्नोलिपिड्स है वो कहाँ पाया जाता है? नर्व सेल में। ठीक है, नर्व सेल मेम्ब्रेन में। बट द फाइटेनिक एसिड डज नॉट फाउंड इन एनी मेम्ब्रेन। जो फाइटेनिक एसिड होता है किसी भी मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। इट इज़ डायरेक्ट पॉइजन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइजन होता है, जहर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंसेज मेड बाय द लीवर। इट सर्व एज अ
precursor for the synthesis of the substances like vitamin D, bile acid and hormones which are vital for the organism. Its main function to maintain the fluidity of the cell membrane and cell integrity. तो आप याद रखिएगा कि जो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और स्फेग्नोलिपिड जो होता है वो नर्व सेल के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका चक्र के दौरान निम्न में से क्या जीवन अवस्था की भूमिका उत्तम तरीके से स्पष्ट कर सकता है? जीवन फेज, ठीक है, तो कोशिका चक्र के दौरान जीवन अवस्था की भूमिका उत्तम तरीके से हो सकता है। तो सेल ग्रो एंड कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, कोशिका विकसित होती है और समान उपापचय करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सेल साइकिल इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम वन ओल्ड वंस। आप जानते हो सेल साइकिल क्या होता है? पुराने से एक नया सेल बनता है। ऑल द फेज इन द सेल साइकिल आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। इसमें जो फेज होता है 5 फेज होते हैं, G1 S फेज, G2 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, M फेज और G0 फेज। तो ये इतने सारे फेज होते हैं, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, M फेज में क्या होता है, G0 फेज में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, यू कैन रीड आउट, ओके। एंड ऑप्शन हमारा आप देख सकते हो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वाटर के स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है? तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जानते हो वाटर, ये क्वेश्चन भी 11th में ही है। इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। जो वाटर होता है वो लीनियर, एक रैखिक अणु है, ठीक है। तो वाटर इज़ द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन। आप देख सकते हो H2O, तो 2 हाइड्रोजन होता है इसमें और एक ऑक्सीजन जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड कंटेन 2 नॉन बॉन्डेड लोन पेयर। 2 नॉन बॉन्डेड इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। sp3 hybridized and contain 2 non-polar bonded lone pair electrons. Being more electronegative than hydrogen, it acts electron more strongly. The sharing of electron between the atoms is unequal. Water molecule have रेगुलर स्ट्रक्चर विद अ 104.5 डिग्री एंगल। तो ये जो एंगल कितना क्रिएट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में वाटर मॉलिक्यूल में कितना एंगल बनता है, कितना डिग्री का, 104.5 डिग्री, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए कौन सा सुटेबल एग्जाम्पल है? सुटेबल मॉलिक्यूल, सुटेबल एग्जाम्पल कौन सा है नॉन पोलर के लिए? तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, हनी वैक्स, लैक्टेज, फिनाइल एलानिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, हनी वैक्स। ओनली हनी वैक्स इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज लैक्टेट एंड फिनाइल एलानिन ऑल हैव ऑक्सीजन। दोनों के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन देयर केमिकल फार्मूला, जो भी दिया है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है उनके केमिकल फार्मूला में। सो दे आर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल इन विच वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पॉजिटिव वाइल द अदर इज इन द निगेटिव, ठीक है। तो पोलर में क्या होता है जानते होगे आप, पोलर में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव एंड होता है, 2 एंड होते हैं, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसी को बोलते हैं पोलर, ठीक है। तो हनी वैक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किस तरह से अलग है? वह इसके होने से है। इस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो हाउ व यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक वॉल, से कैसा डिफरेंस होता है? तो सेलुलोज के कारण होता है, आपको पता होगा। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल at a surround the plasma membrane and give shape to the organism. In eukaryotic vertebrate don't have the cell wall, but plant do. The cell wall of prokaryotic different chemical. तो सेलुलोज के कारण ही क्या होता है इसमें, ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या प्रकाश किरणों को एकत्रित कर नमूने पर केंद्रित करने के लिए मदद करता है? तो क्या मदद करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट रे ऑन द स्पेसिमेन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप।
तो क्या हेल्प करता है, इसमें हो जाएगा आपका संग्राही लेंस। कंडेंसर लेंस जो होता है वही हेल्प करता है। तो कंडेंसर लेंस होता है इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्पेसिमेन, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, विच कलेक्ट द लाइट एंड फोकस ऑन द स्पेसिमेन। तो जो लाइट को कलेक्ट करता है और स्पेसिमेन पे फोकस करता है, ठीक है। तो आई पीस मैग्नीफाई द प्राइमरी इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव। नोज पीस इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट होल्ड्स ऑब्जेक्ट लिव्स। जो कोर्स होता है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब अलाउ फॉर क्विक फोकसिंग मूविंग द ऑब्जेक्ट लेंस स्टेज अप एंड डाउन। तो हमारा आंसर है यहाँ पे कंडेंसर लेंस का ये काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन एमंग द एंटायर ग्रुप फिट्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, ग्लूकोज में होता है, मैनोज में होता है, माल्टोज में होता है और लैक्टोज में होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बेस्ड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट प्रीवेलेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द प्लैनेट। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2ON। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आपने पढ़ा होगा मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज और मैनोज, ओलिगो में माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो लैक्टेट इज़ एन ऑर्गेनिक, और लैक्टेट क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। टेक्निकली इट इज़ नॉट एन कार्बोहाइड्रेट बट जनरली इज अ carbohydrate with the formula C3H5O3. The correct answer to this question is glucose, mannose, maltose and lactose. ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमैटिड आर सेपरेटेड एंड अटैच टू द स्पिंडल। निम्न में से कौन सी स्थिति में क्रोमैटिड अलग होते हैं और स्पिंडल से जुड़े हो जाते हैं। क्लास 11 बायो में आप जाओगे, आपको मिल जाएगा पूरा सेल साइकिल, वहीं पे बताया जाता है कि कब ये सेपरेट होता है क्रोमैटिड्स, ठीक है, अटैच टू द स्पिंडल। तो प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलो, ये सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो किस में होता है ये, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। एनाफेज स्टेज जो होता है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन द क्रोमैटिड आर सेपरेटेड एंड अटैच्ड टू द स्पिंडल। तो मियोटिक सेल डिवीज़न, 2 टाइप के सेल डिवीज़न आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस एंड मियोटिक, ठीक है। तो मियोटिक में जो सेल डिवीज़न होता है उसके 5 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलो और साइटोकाइनेसिस, ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द स्पॉन्ज। निम्न से किससे स्पंज में वर्गीकृत किया गया है। तो बॉटनी में जाएंगे क्लास 11th में तो आपके क्लासिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्ज की बात यहाँ पे कर रहा है कि स्पॉन्ज को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो जो आपका वीनस फ्लावर बास्केट है, ये ग्लास स्पॉन्ज है। वीनस फ्लावर जो होता है वो एक ग्लास स्पॉन्ज है, ठीक है। तो इसी को किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हाइड्रा नहीं है, ठीक है। और क्या दिया है, पोर्ट्यूजस मैन, ये भी नहीं है। सी एनिमोन भी नहीं है, तो आपका क्या है, वीनस फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही करने वाले। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। कोशिकीय स्लाइड में से एक सूत्र युग्मन में समरूप गुणसूत्र देखे जाते हैं। एक प्रोटीन जिसमें युग्म सूत्री सम्मिश्र होता है जो जीन विनिमय की सुविधा के लिए बनता है। कोशिका की उपरोक्त अवस्था को किस अवस्था में पहचाना जाता है। तो बी आपका क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जाइगोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो देखिए मेनली क्या है ना कि क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है। तो कम से कम हमें 11th-12th की केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों ही कवर करनी होगी आपको, जो 100 का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 11th-12th की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, तीनों साइंस का तीनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
ठीक है। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो जितने भी ईयर के पेपर हुए हैं हम सब कोशिश करेंगे सारे हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके सामने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं सारी सीरीज़ ये स्टार्ट यहाँ पे मैंने आज किया है तो ये सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।